जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा म्यूटाजन। द नेम ऑफ टॉपिक इज म्यूटाजन्स। देखिए, म्यूटेशन आप लोगों ने जान लिया, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है, 2 लेक्चर हमारे खर्च हुए हैं म्यूटेशन समझाने में। तो म्यूटाजन वो एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, मतलब जो डीएनए के स्ट्रक्चर में बदलाव लाते हैं, उन एजेंट्स को हम म्यूटाजन्स कहलाते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटाजन्स आर म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स। वो एजेंट्स जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं उन्हें हम म्यूटाजन्स कहते हैं। अब म्यूटाजन्स की 2 कैटेगरी हैं। एक होते हैं हमारे जिन्हें कहा जाता है फिजिकल म्यूटाजन, फिजिकल म्यूटाजन्स, और एक होते हैं हमारे जिन्हें कहा जाता है केमिकल म्यूटाजन। ठीक है भाई। और ये जो हमारे फिजिकल म्यूटाजन है इसके भी 2 टाइप होंगे, इसके भी 2 टाइप होंगे। एक होंगे हमारे जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस जैसे अल्फा बीटा गामा रेज और एक्स रेज, और हमारे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे यूवी रेज। पहले हम लोग आयनाइजिंग रेडिएशन की बात कर लेते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन के तौर पे मैंने आपको बताया कि अल्फा बीटा गामा एक्स सारी रेज जो हैं बेटा, इनके अंदर सफिशिएंट एनर्जी होती है जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, और ये हमारे क्रोमोसोम को ब्रेक कर सकते हैं। तो दे कैन ब्रेक द क्रोमोसोम, ब्रेक द क्रोमोसोम। अब भाई क्रोमोसोम जब हमारा ब्रेक हो जाएगा तो जो सेल डिवीजन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो सेल डिवीजन प्रॉपरली ना हो पाने की वजह से वहां पे एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी सेल में। तो या तो सेल के पास एक रास्ता है कि वो एपोप्टोसिस करे। एपोप्टोसिस का मतलब होता है बेटा प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब सेल अगर किसी चीज को, अगर सेल किसी चीज को हील नहीं कर सकती या उसको रिपेयर नहीं कर सकती तो सेल क्या करती है, अपने आप को खत्म कर लेती है ताकि वो एबनॉर्मल बिहेवियर ना करे। क्यों? अगर एबनॉर्मेलिटी कॉज हो गई तो इट माइट लीड टू कैंसर। तो जो मैंने आपको बताया यहां पे, ये क्या करेंगे, हमारे क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देंगे जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा। दैट कैन शो एबनॉर्मल सेल डिवीजन। ठीक है, तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो गया। उसके अलावा भाई साहब ये गैमेट्स को भी जो है प्रॉपरली फॉर्म नहीं होने देंगे। उसके अलावा ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, प्रीमैच्योरली डाई कर जाती हैं, दे डाई प्रीमैच्योरली। उसके अलावा बेटा ये हमारे कैंसर्स में लीड कर सकते हैं, दे कैन लीड टू कैंसर। क्यों? मैंने बताया एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा। तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन मैंने क्या बताया था कि जब अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता चला जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती चली जाती हैं, लगातार डिवाइड करती चली जाती हैं, और डिवाइड करने की वजह से वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। तो ये कैंसर को भी लीड कर सकते हैं। उसके अलावा और हमारे क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें, ये हमारे जो म्यूटेशन है ये इंड्यूस हो सकते हैं विद द लो फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज रेज। कौन कौन सी है हमारी, अल्फा बीटा गामा और एक्स, ये सारी रेज हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाती है।
अब मैं बात करता हूं किसकी, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की। तो बेटा हमारी जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, ये जो हमारे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, इनकी वेवलेंथ लो होती है, तो इनके पास जो एनर्जी ये कैरी करके चलती हैं, इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती कि ये जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम को ब्रेक कर रही थी, तो ये क्रोमोसोम को तो ब्रेक नहीं कर सकती, उसके अलावा ये हमारी स्किन को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। यूवी रेज ये स्किन को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती, मैंने कहा स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लेकिन स्किन तो ऊपर वाली सेल है ना, तो यहाँ पे ये क्या कर सकती है, ये जो थाइमीन होता है, मैंने आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें एटीजीसी बताया था, जिसमें से जो टी था थाइमीन, तो उस थाइमीन के डाइमर फॉर्मेशन कर देती है। तो थाइमीन के डाइमर फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया कि थाइमीन हमारा थाइमीन के साथ ही बॉन्ड शो कर रहा है, लेकिन इसको किसके साथ शो करना था बॉन्ड, एडेनिन के साथ। नेचुरल कंडीशन ये है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, ऐसी कंडीशन बन गई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थाइमीन डाइमर बनना, थाइमीन डाइमर बन जाना, और इसकी वजह से स्किन कैंसर कॉज हो सकता है और रेप्लिकेशन भी इफेक्ट होगा। क्यों, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होने के समय पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, अब सपोज करो डीएनए पॉलीमरेज जो नया डीएनए तैयार करके लाता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग लेके आता है, जो पुराने हमारे वहां पे नाइट्रोजनस बेस हैं उनके हिसाब से। अब यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अगली बार जब रेप्लिकेशन होगा वो हमारा अफेक्ट करेगा, जो हमारा रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन का मतलब है क्या, डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इट कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हुआ इसको ये अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा कि ये क्या कर सकते हैं, दे कंटेन द लो एनर्जी, और उसके साथ साथ ये जो इंड्यूस इनसफिशिएंट होते हैं कि ये आयनाइजेशन कर सके, तो ये हमारे क्या करते हैं, देख लीजिए यहां पे मैं मिटा रहा हूं, देखिए तो ये लोअर वेवलेंथ के हैं, लो एनर्जी कैरी करके रखते हैं, इतनी ज्यादा इनके पास एनर्जी नहीं होती कि आयनाइजेशन कर सके, जिसकी वजह से क्रोमोसोम ब्रेक नहीं होगा, और उसके अलावा ये हमारे डू नॉट पेनिट्रेट द स्किन, ये स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ सकते, पेनिट्रेट स्किन। तो ऐसे जो नाइनाइजिंग रेडिएशन है वो क्या है हमारे, यूवी रेज, और ये करते क्या हैं, ये थाइमीन डाइमर फॉर्मेशन करवाते हैं, थाइमीन डाइमर फॉर्मेशन करवा देते हैं, जो आगे चल के क्या करता है, अफेक्ट करता है रेप्लिकेशन को, किसको, रेप्लिकेशन प्रोसेस को। ये तो रहा हमारे फिजिकल म्यूटेशन की बात। अब केमिकल म्यूटेशन की बात कर लेते हैं कि हमारे केमिकल म्यूटेशंस क्या करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे फिजिकल म्यूटेशन थे ऐसे ही हमारे केमिकल म्यूटेशन होंगे, लेकिन वो केमिकल एजेंट्स होते हैं, ये या तो ये रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों तरीके के डीएनए को अफेक्ट करेंगे। तो जो एजेंट हमारे रेप्लिकेटिंग और नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट करेगा वो है नाइट्रस एसिड, वो है नाइट्रस एसिड। उसके अलावा जो हमारे केवल रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट करता है, उसके तौर पे यहाँ पे एक्रिडीन डाइज होती हैं, एक्रिडीन और प्रोफ्लेविन एक डाई होती है जो वहां पे बेस एनालॉग के तौर पे काम करेगी, और अभी बताऊंगा जब मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा, तो इसके तौर पे हमारे क्या हो सकती हैं, एक्रिडीन डाई, ठीक है, और आप प्रोफ्लेविन्स भी लिख लीजिए, प्रोफ्लेविन्स।
अब इनके एक एक करके मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे कि ये हमारे केमिकल म्यूटेशन काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले वाले की बात करता हूं। सबसे पहले मैं नाइट्रस एसिड की बात करता हूं कि नाइट्रस एसिड किस तरीके से काम करेगा। नाइट्रस एसिड किस तरीके से काम करेगा, तो देखिए सबसे पहला है नाइट्रस एसिड, और ये अफेक्ट किसको कर रहा है, हमारे रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए दोनों को अफेक्ट करता है, और ये म्यूटाजेनिक दोनों के लिए है। तो ये बेसिकली करता क्या है, तो ये मैं लिख दे रहा हूं, इट अफेक्ट रेप्लिकेटिंग as well as नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए। ये टर्म आपको रेप्लिकेटिंग नॉन रेप्लिकेटिंग अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर 6 के अंदर। तो ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन किसका, जितने भी हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये चारों के चारों जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हैं, इनके अंदर क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, जैसे हमारा एडेनिन है तो वो डीएमिनेट होने के बाद हमारा बन जाता है हाइपोजेंथीन। क्या बन जाता है, हाइपोजेंथीन। ठीक है, और हाइपोजेंथीन क्या करेगा, हाइपोजेंथीन क्या करता है, ये एडेनिन था जो किस में कन्वर्ट हुआ, हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट हुआ। तो बेसिकली नेचुरली क्या होना चाहिए कि एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्रिटी दिखाता है किसके लिए, थाइमीन के लिए। ये तो नेचुरल कंडीशन है, ये तो नेचुरल कंडीशन है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो गया, और डीएमिनेशन होने की वजह से वो क्या कन्वर्ट हो गया, हाइपोजेंथीन में बदल गया। और हाइपोजेंथीन में बदल गया तो ये जो हाइपोजेंथीन है ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करता है साइटोसिन के साथ। किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो आप ये देखो ना भाई साहब, अगर ये डीएनए की चेन है डबल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे एडेनिन था, और ये एडेनिन था, ये थाइमीन के साथ बाइंड कर रहा था, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इनके बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी थी, ये एक बेस पेयर को बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा नाइट्रस एसिड आया और इस एडेनिन को इसने हाइपोजेंथीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये हाइपोजेंथीन थाइमीन के साथ तो कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेगा नहीं, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं शो करेगा। और पहली बात, जब हमारा ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है, ये ग्वानिन की तरह कर रहा है, तभी तो साइटोसिन के साथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट म्यूटेशन वाली कंडीशन है वो आ सकती है। उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा, क्यों भाई, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता तो जब हमारा डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, अभी चैप्टर 6 में आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होता है। तो वो क्या करता, इसके कॉम्प्लीमेंट्रिटी एक चेन बनाता, इसके कॉम्प्लीमेंट्री वहां पे लगाता, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लगाता, तब जाके दो एक नए स्ट्रैंड तैयार होते और वो आपस में बन जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइपोजेंथीन ने यहाँ पे क्या किया, साइटोसिन के साथ करना शुरू कर दिया। अब ये जो प्रीवियस थाइमीन है ये क्या होगा, और ये किसके साथ पेयरिंग करे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। उसके अलावा और देखिए किस तरीके से ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है, ये हमारा क्या करता है, ग्वानिन को ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करके जेंथीन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। किसके अंदर, जेंथीन के अंदर। और ये जो जेंथीन है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करता है साइटोसिन के साथ। किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो एक तरीके से सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो इसका अलग है ना जेंथीन का। मतलब हालांकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड शो करता है साइटोसिन के साथ, तो ग्वानिन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होकर जेंथीन बना, और जेंथीन क्या कर रहा है, साइटोसिन के साथ बाइंड कर रहा है। तो भाई पेयरिंग तो ये सही कर रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तो अलग है जेंथीन का, तो ये यहाँ पे दिक्कत है। उसके अलावा हमारा ये क्या करता है, साइटोसिन जो साइटोसिन होता है सी जिसे कहते हैं हम लोग, उसको ये कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करने के बाद यूरेसिल में। किसके अंदर, यूरेसिल के अंदर।
और यूरेसिल डीएनए के अंदर होता ही नहीं है। यूरेसिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है केवल आरएनए के अंदर। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुआ। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुआ साइटोसिन का, वो यूरेसिल में आ गया। और यूरेसिल बेसिकली करता किसके साथ है? कॉम्प्लीमेंटरिटी। यूरेसिल की कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है एडेनिन के साथ। किसके साथ? एडेनिन के साथ। एडेनिन यूरेसिल के साथ करता है। लेकिन साइटोसिन किसके साथ करता है? ग्वानिन के साथ करता है। तो देखो ना, जो हमारा स्टेबल डीएनए का स्ट्रक्चर है उसी को इन्होंने बदल दिया, उसको ही इन्होंने अनस्टेबल कर दिया। तो ये होता है नाइट्रस एसिड का काम। ठीक है, तो यहां पे इसने सबसे पहले मैंने क्या बताया? इट अफेक्ट रेप्लिकेटिंग एज वेल एज नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करेगा ये हमारे नाइट्रोजनस बेस का। ये चारों नाइट्रोजनस बेस थे, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। और इसमें क्या किया? एडेनिन को ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करके इसमें हाइपोजेंथीन के अंदर बदल दिया। नॉर्मली एडेनिन थाइमिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी या बेस पेयरिंग शो करता है, लेकिन ये जो हाइपोजेंथीन बना है ये साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग कर रहा है। उसके अलावा ग्वानिन जो है, ग्वानिन ने जो है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करके जेंथीन बनाया, और ये जेंथीन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो कर रहा है? साइटोसिन के साथ। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है ग्वानिन से बिल्कुल अलग होगा। उसके अलावा साइटोसिन को इसने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यूरेसिल का स्ट्रक्चर डीएनए में होता ही नहीं है, यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट है। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये देखिए साइटोसिन ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग शो करता है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट किसके अंदर आ गया? यूरेसिल। और यूरेसिल किसके साथ कर रहा है? एडेनिन के साथ। तो हमारा जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा ऐसे कंपाउंड्स की वजह से। तो ये होते हैं हमारे क्या? नाइट्रस एसिड। अब जैसे मैंने नाइट्रस एसिड को बताया, इसी तरीके से हमारी एक्रेडीन डाइज होती हैं। ऐसे ही हमारी एक्रेडीन डाइज होती हैं। ये क्या करती हैं? ये इंटरकैलेट कर जाती हैं हमारे जो डीएनए बेसिस हैं और डीएनए रेप्लिकेशन को ये अफेक्ट करती हैं। तो ये किस तरीके से करेंगी? तो देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं एक्रेडीन डाई की। एक्रेडीन डाइज पावरफुल म्यूटाजन होती हैं, म्यूटाजेंस होती हैं। और ये बेसिकली क्या करती हैं? इंटरकैलेट कर जाती हैं, इंटरकैलेट कर जाती हैं बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, और अफेक्ट करेंगी किसको? रेप्लिकेशन को, रेप्लिकेशन को। तो ये किस तरीके से इंटरकैलेट कर रही है? जैसे देखो, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड बना रहा हूं स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये एडेनिन है, थाइमिन के साथ लगा हुआ है। यहाँ साइटोसिन है, ये ग्वानिन के साथ लगा हुआ है। तो ये क्या करता है? ये क्या करेगा? ये इस तरीके से इनके बेस पेयर्स के बीच में यहाँ पे इंटरकैलेट कर जाएगी। ये डाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नया बना दो लो, ठीक है, इनके बीच में इंटरकैलेट कर जाएगी। तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो अफेक्ट करेगा इस चीज से, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं? हमारे इंसर्शन या डिलीशन भी कर सकते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस का इंसर्शन या डिलीशन करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा भाई? पॉइंट म्यूटेशन वाली कंडीशन आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वाली कंडीशन आएगी जब हमारे नाइट्रोजनस बेस बार बार डिलीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो दे विल इंड्यूस व्हाट? द आप पॉइंट म्यूटेशन ना लिख के आप यहां पे कर दीजिएगा आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि ये कई हमारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं उन्हें यहां से इंसर्ट करवा देगा या डिलीट करवा देगा, ठीक है, पूरे एक छोटे से सेगमेंट को पूरा गायब करने में या फिर उसको नया लाने में, इंसर्ट करने में इन एक्रेडीन डाइज का रोल होता है। उसके अलावा एक होते हैं बेटा हमारे लास्ट वाले जिन्हें कहा जाता है बेस एनालॉग्स। तो लास्ट और सुन लीजिए, लास्ट कैटेगरी क्या है कि बेस एनालॉग क्या करेंगे। देखिए जो हमारे बेस एनालॉग्स हैं, जो हमारे बेस एनालॉग्स होते हैं,
ये बेसिकली क्या होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल बेसिस जैसा होता है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बेस पेयरिंग किसी और के साथ शो करेंगे। तो दीज आर व्हाट, these are having structure similar to normal base, nitrogenous base, and ये इंट्रोड्यूस कब होते हैं, they introduced during डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे यहां पे इंट्रोड्यूस होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे हमारे 5 मिथाइल साइटोसिन या 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन या 6 मिथाइल प्यूरिन, ये सब नोट्स के अंदर दिया हुआ है। तो यहां पे क्या होता है, जैसे थाइमीन है, इसका बेस एनालॉग क्या है, इसका जो बेस एनालॉग है वो है 5 ब्रोमो यूरेसिल। वो क्या है, 5 ब्रोमो यूरेसिल। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा एडेनिन है, इसका बेस एनालॉग होता है 2 अमीनो प्यूरिन। गॉट इट। इसी तरीके से ये हमारे बेसिकली करते क्या है, मतलब ये जो मैं बता रहा हूं, ये बेस एनालॉग जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है नॉर्मल बेसिस से, ये बेटा मिसपेयरिंग कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, मिसपेयरिंग करते हैं। मिसपेयरिंग करने की वजह से क्या होगा, जैसे थाइमीन को जनरली क्या करना चाहिए था, एडेनिन के साथ पेयरिंग शो करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 5 ब्रोमो यूरेसिल बन गया। तो अब ये 5 ब्रोमो यूरेसिल जो बना हमारा, जो इस थाइमीन का बेस एनालॉग था, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये किसी और के साथ बेस पेयरिंग शो करना शुरू कर देगा। या तो ग्वानिन के साथ शो कर देगा पेयरिंग करना, या ये साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे एडेनिन था, एडेनिन का जो बेस एनालॉग है, जो इसकी तरह स्ट्रक्चर में दिखता है, वो क्या है, 2 अमीनो प्यूरिन। तो ये क्या करेगा, देखिए एडेनिन को किसके साथ पेयरिंग करनी चाहिए थी, नॉर्मली थाइमीन के साथ, लेकिन ये मिस पेयरिंग करके क्या करेगा, या तो ये साइटोसिन के साथ पेयरिंग करना शुरू कर देगा, क्या हमारा 2 अमीनो प्यूरिन जब बन गया, तो ये क्या करेगा, साइटोसिन के साथ जो है मिसपेयरिंग कर लेगा। तो मिसपेयरिंग कॉज करने की वजह से हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पे सपोज करो आपका एडेनिन है, वो थाइमीन की जगह है, अब वो बेस एनालॉग यहाँ पे आ गया, कौन सा, इसका एडेनिन का 2 अमीनो प्यूरिन। अब 2 अमीनो प्यूरिन थाइमीन के साथ तो करेगा नहीं, तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो अफेक्ट करेगा, और ये साइटोसिन के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारे ये सारे डीएनए के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले एजेंट हैं, जिनके बारे में मैंने बताया, और ये सब के सब म्यूटेशन कॉज करते हैं। गॉट इट। तो ये तो रही बात म्यूटाजेंस की। अब मैं एक टॉपिक है जो मैं कराना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। उसे देख लीजिए। देखिए एनसीईआरटी में ज्यादा गिवन नहीं है, आपको अगर याद करना है बेसिकली इनके नाम भी याद कर लोगे तो बहुत चल जाएगा। अगर बोर्ड लेवल की बात करूं, अगर आप नाम याद कर लोगे ना फिजिकल म्यूटेशन में, बस इतना डिफरेंशिएट कर लेना कि आयनाइजिंग में आप अलग नाम लिख देना और नॉन आयनाइजिंग के अलग नाम लिख देना, और जो केमिकल म्यूटेशंस है इनके तौर पे आप नाम याद रख लेना, जो मैंने नाइट्रस एसिड को बताया, प्रोफ्लेविन्स को बताया, उसके अलावा एक्रेडीन डाइज के बारे में बताया, बेस एनालॉग्स के बारे में बताया, उसके अलावा आप मस्टर्ड गैस को भी लिख सकते हो, जैसे सल्फर मस्टर्ड कहते हैं, उसे भी वहां पे लिख सकते हो। ठीक है। तो ये सब के सब हमारे म्यूटाजेंस होते हैं, जिनके मैंने आपको एग्जांपल दिए। एनसीईआरटी में इनका मोड ऑफ एक्शन नहीं दिया हुआ है, वहां पे ये नहीं बताया गया कि ये करेंगे क्या, वहां पे बस सिंपली इनका नाम दे दिया गया है। तो अगर आप नाम भी याद रख लेंगे तो बोर्ड लेवल के लिए कोई समस्या नहीं है। ये सब तो जब आता है, जब कंपटीशन में पूछा जाए, तो कंपटीशन में पूछा जा सकता है बेसिकली कि कौन है जो थाइमीन के डाइमर फॉर्म करवाता है। तो आपको याद होगा ना, अब मैंने बता दिया कि थाइमीन के डाइमर जो फॉर्म है करवाएगा वो हमारे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं।
जैसे यूवी रेस। तो आपको आपके दिमाग में बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए कि थायमीन डाइमर होता क्या है और थायमीन डाइमर बनने की वजह से क्या हो सकता है। तो उसकी वजह से यूवी रेस क्या करेगी, स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। उसके अलावा आपसे अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भाई इंटरकैलेट कौन करता है बेस पेयर्स के बीच में, तो आज अब आपको यहाँ आज के बाद से आइडिया होगा कि जो बेस एनालॉग होते हैं वो इंटरकैलेट कर जाते हैं। इंटरकैलेट करने के तौर पे मैंने आपको दो नाम दिए, 5-ब्रोमोयूरेसिल और 2-अमीनोप्यूरिन। तो 5-ब्रोमोयूरेसिल किसका था, थाइमीन का बेस एनालॉग था। और ये क्या करते हैं, ये बेस एनालॉग सिमिलर होते हैं, मतलब सेम होंगे स्ट्रक्चर में जो हमारा नाइट्रोजनस बेस वहां पे प्रेजेंट था, लेकिन वो मिसपेयरिंग करते हैं और मिसपेयरिंग करने की वजह से जो रेप्लिकेटिंग डीएनए है या रेप्लिकेशन हो रहा है वहां पे वो अफेक्ट करता है। इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कौन से ऐसे एजेंट हैं जो डायरेक्टली क्रोमोसोम को ब्रेक कर देते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई क्रोमोसोम को जो ब्रेक करते हैं वो हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन है और आयनाइजिंग रेडिएशन के तौर पे अल्फा बीटा गामा और एक्स रेज काम करती है। तो ये बेसिक आइडिया आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई थी। बाकी बोर्ड लेवल में आप अगर एग्जांपल्स को भी याद कर लोगे, एग्जांपल्स फॉर द एग्जांपल मतलब क्या कि आप इनके नाम भी याद कर लोगे रेज के और म्यूटाजेंस के, तो बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, अब ये भी सब जो मैंने बताया ये पीडीएफ में पड़ा हुआ है जो मैंने ग्रुप में डाली हुई है। ठीक है, नाउ काम करिएगा, अब मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं और कोई यहाँ पे दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस कैसे करी जाती है तो वो देखिए, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ट्रिकी टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, बस समझ में आना चाहिए। देखिए पेडिग्री एनालिसिस, ये जो पेडिग्री एनालिसिस मैंने आपके सामने लिखा है ये बेसिकली है क्या। देखिए आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपके साइन सिम्टम्स अगर समझ में नहीं आते, देखो नॉर्मल आपके सिम्टम्स है तो डॉक्टर उसके हिसाब से दवाई दे देता है, लेकिन वो बीमारी अगर सही नहीं हो रही तो कभी कभार आपने देखा होगा डॉक्टर ये पूछता है कि आपके परिवार में किसी को समस्या तो नहीं है, या वो पूछता है आपके कोई क्लोज रिलेटिव हो जिनको ऐसी समस्या हो, या वो पूछते हैं आपके जो पिछली जनरेशन में कोई ऐसा पर्सन था जिसको ये डिजीज था। तो बेसिकली वो आइडिया क्या लगाने की कोशिश करता है वहां पे वो अकरेंस ऑफ ट्रेट जो जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होता है उस चीज का पता करने की कोशिश करता है। वो ये जानना चाहता है कि वो जो डिजीज है वो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर तो कोई है आपके अंदर ऐसा इनहेरिट नहीं हो गया जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो रही है। ठीक है, तो उस वो वहां पे कर क्या रहा है, वो आपके फैमिली हिस्ट्री को जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री को जानना चाहता है। और फैमिली हिस्ट्री को जान लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो एक पेडिग्री बनाता है। जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, एक पेडिग्री बनाते हैं। पेडिग्री होता है क्या, फैमिली चार्ट बनाना, जो फैमिली हिस्ट्री को लेके होता है, जिसके लिए अलग अलग साइंस है जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा और मैं बताऊंगा किस तरीके से पहचाना जाएगा पेडिग्री को। तो पेडिग्री क्या है, किसी भी ट्रेट, मतलब कोई भी जो ट्रेट है उसकी जो इनहेरिटेंस हो रहा है एक जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसमें उस ट्रेट का किस तरीके से इनहेरिटेंस हो रहा है। मतलब कि वहां पे अगर कोई डिजीज्ड कंडीशन वाली म्यूटेटेड जीन है तो वो वहां पे होमोजाइगस फॉर्म में जा रही है या हेट्रोजाइगस फॉर्म में इनहेरिट हो रही है, वो ये भी जानना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेडिग्री बनानी पड़ेगी। मतलब पेडिग्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री को लेके एक फैमिली ट्री बनाना। क्या करना, जो प्रीवियस हिस्ट्री है उस पूरे परिवार की, उसको लेके एक फैमिली ट्री बना देना ही इज कॉल्ड पेडिग्री। और पेडिग्री की इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो अब मैं बताता हूं इंपॉर्टेंस कैसे हो सकती है। तो सपोज करो कोई एक ऐसा कपल है, ऐसा कोई कपल है वो जिसके जो है अपकमिंग दे आर ट्राइंग टू नो हैव और कंसीव अ बेबी, लेकिन वो चिंतित किसी बात को लेके बहुत ज्यादा तो परेशान है
वो चिंता में है कि उनके परिवार में किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब वो उनको ये डर है कि शायद उनके बच्चे को ये डिजीज ना हो, तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे जेनेटिक काउंसलर के पास, वो उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि यार हमारे बच्चे को ये डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो एक फैमिली ट्री तैयार करेगा। क्या करेगा, एक फैमिली ट्री तैयार करेगा। मतलब फैमिली ट्री क्या है, पेडिग्री है। और पेडिग्री तैयार करके वो ये बताएंगे कि आपका ये जो बच्चा होगा इसके अंदर ये डिजीज का इनहेरिटेंस होने की इतने % चांसेस हैं। गॉट इट। और ये भी बता देगा कि आप उस डिजीज को कैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपके अंदर देखो, अभी समझाता हूं, हर चीज को समझाऊंगा, पहले ध्यान से यहां देखिए कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए पेडिग्री क्या है, इट इज अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री किस तरीके से किस बेसिस पे बनाया जा सकता है, जब हम लोग फैमिली हिस्ट्री को जाने कि उसके अंदर उनके बाप दादाओं में कोई डिजीज था या नहीं था। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री को जान के फैमिली ट्री तैयार किया जा सकता है। अब यहां पे क्या होगा कि साइन एंड कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, जैसे एक इस तरीके से राउंड बना दिया, तो राउंड होता है हमारा फीमेल के लिए, इस तरीके से स्क्वायर बना दिया तो ये होता है मेल के लिए, ये होता है मेल के लिए। उसके अलावा आप इनके बीच में इस तरीके से एक लाइन खींच दीजिए, तो ये जो होता है इसे कहते हैं मीटिंग, मतलब उनकी मैरिज हो गई। ठीक है, इनकी मैरिज हो गई। अब आप एक काम करिए, एक लाइन नीचे खींचिए, एक और लाइन ऐसे खींचिए, यहां पे इस तरीके से आप बना दीजिए। ठीक है, तो भाई इनके जो है 3 बच्चे हुए, 2 लड़की 1 लड़का। ठीक है, अब इनकी शादी करानी है तो आप बाहर से इस तरीके से आप ये बना दीजिए। ध्यान देना है, स्क्वायर की स्क्वायर के साथ शादी मत करा देना। आ रही है बात समझ में? अगर ये सर्कल है तो सर्कल फीमेल है, तो यहाँ पे सर्कल ले रहे हो तो बाहर स्क्वायर लेना है। कभी तुम सर्कल की सर्कल के साथ शादी करा दो, स्क्वायर की स्क्वायर के साथ शादी करा दो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बना दीजिए। ये आपका जो तैयार हुआ, ये एक फैमिली ट्री तैयार हो गया। इसी तरीके से आप कई जनरेशन का बन जाता है। ये तो एक सिंपल सा बनाया मैंने, ये कई जनरेशन का बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर आप उसको डार्क कर दो, बिल्कुल डार्क कर दो इस तरीके से, तो इसे इसे डार्क जो बिल्कुल कर रहा हूं मैं, ये बिल्कुल डार्क करना है आपको। तो ये जो डार्क कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, ये अफेक्टेड है। क्या है, अफेक्टेड है। ये अफेक्टेड फीमेल, ये अफेक्टेड मेल। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप किसी ट्रेड के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं इस पूरे को डार्क ना करके अब मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, लाइन खींच दे रहा हूँ, तो आप समझ जाना, क्योंकि सर्कल करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पे सपोज करो ये कोई डिजीज है, ठीक है, ये आपकी इनहेरिट हुई यहाँ पे, फिर यहाँ पे चली गई। ठीक है, ये अफेक्टेड मदर थी, अफेक्टेड मदर ने एक अफेक्टेड डॉटर को पैदा किया, उस अफेक्टेड डॉटर से फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में चली गई डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे पता चला कि भाई ये डिजीज का पैटर्न क्या है, ये डिजीज का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिजीज हमारे कई तरीके के हो सकते हैं। डिजीज हमारे सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं या ऑटोजोमल लिंक्ड भी हो सकते हैं। मतलब वो जो डिजीज हो रहा है उसको कॉज करने वाली जो म्यूटेटेड जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है या ऑटोजोम के ऊपर प्रेजेंट है। अगर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होगी तो उस डिजीज का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, या तो वो फादर टू सन जाएगी, सन टू हिज सन, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो मेल के अंदर है, तो वो वाई लिंक डिजीज है। इस तरीके से एक्स लिंक डिजीज भी पता चल सकता है। कैसे, वो मदर टू सन भी जा सकती है, क्योंकि सन के पास भी एक क्रोमोसोम है एक्स, और वो डॉटर के पास भी जा सकती है। और तो मैंने आपको बताया क्या कि जो डिजीज होगा उसका एक पैटर्न होगा। अगर वो सेक्स लिंक्ड है तो या तो वो एक्स लिंक्ड हो सकता है, वो डिजीज सेक्स लिंक्ड है तो वो एक्स लिंक्ड होगा, मतलब वो जो जीन है म्यूटेटेड
वो एक्स क्रोमोसोम पे है और वही एक्स क्रोमोसोम हमारा जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जा रहा है। या वो वाई लिंक्ड भी हो सकता है, मतलब उसमें जितने भी मेल्स हैं वो अफेक्टेड आते चले जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से ऑटोजोमल लिंक डिजीज भी हो सकते हैं। ऑटोजोमल लिंक डिजीज वो डिजीज है, देखिए इनको पता करना तो मुश्किल है, मतलब क्यों? क्योंकि ये रैंडमली होंगे। मतलब कैसे? सपोज करो मैं एक पेडिग्री बनाता हूं आपके सामने, जैसे ध्यान से समझते रहना है एक एक बात को। जैसे सपोज करो ये एक जनरेशन है, यहां पे इनकी मैरिज हुई, यहां पे तीसरी जनरेशन आ गई, तो यहां पे सपोज करो ये मेल अफेक्ट था और ये अफेक्टेड मेल को ही ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां से हमें क्या आइडिया मिल रहा है? सारे मेल्स ही तो अफेक्ट होते चले जा रहे हैं, पहली जनरेशन में भी, दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में भी। ये पहली जनरेशन है, यहाँ दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है ना? तो हर जनरेशन में क्या है, ये फादर टू सन, सन टू हिज सन, इस तरीके से गया ना। तो ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, वाई लिंक्ड डिजीज है। क्यों? सारे सन ही तो अफेक्ट हो रहे हैं। अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो डॉटर भी होनी चाहिए थी, तो डॉटर भी अफेक्ट होनी चाहिए थी। क्या है? ये वाई लिंक्ड डिजीज है। इसी तरीके से आप एक्स लिंक्ड डिजीज का भी पता कर सकते हो। एक्स लिंक्ड डिजीज के अंदर ज्यादातर सन ही अफेक्ट होंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, अभी बताऊंगा क्यों। देखिए भाई, यहां पे मैं एक एक्स लिंक्ड डिजीज समझा रहा हूं आपको। ये है एक, ये है, इनके बीच में मीटिंग हुई, ठीक है, यहां पे मैरिज, फिर इस तरीके से। देखो ऐसा नहीं है कि एक्स लिंक्ड डिजीज मदर टू डॉटर नहीं जाएगा, लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि मदर से वो डिजीज डॉटर में जाए। रीजन जानते हो क्यों? देखो अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है, ठीक है, कोई म्यूटेटेड जीन है, या कोई एक ऐसी प्रोटीन थी जिसको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक जीन की थी, और वो जीन हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं हीमोफीलिया का, अभी समझाऊंगा। हीमोफीलिया का, हीमोफीलिया एक डिजीज होता है जिसके अंदर कट लगेगा आपके हाथ में, ठीक है। जिन भी पेशेंट जो भी हीमोफीलिया से अफेक्टेड हैं, अगर उनकी बॉडी के अंदर कट लगता है तो वहां पे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। जैसे आप लोगों की बॉडी में क्या होता है, आप इंजर्ड हो जाते हो, आफ्टर सम टाइम वहां पे एक क्लॉट बन जाता है, और क्लॉट बनने के बाद आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये अफेक्टेड जीन इनहेरिट होती है, वो हमारे ऐसी होती है कि वहां पे जो अगर उनको कट लग गया तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, उनको अगर मेडिकल हेल्प ना मिले तो उनकी ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये जो हीमोफीलिया को बनाने वाली जो हमारे एक्चुअल में जो हीमोफीलिया हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्लॉटिंग फैक्टर्स ना होने की वजह से। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है? जो ब्लड क्लॉटिंग करवा रहे हैं, और उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बना कौन रहा है? कोई एक जीन बना रही है, और वो जीन कहां पे सिचुएटेड है? वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक ऐसी जीन है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को बना रही है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बन रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। लेकिन सपोज करो उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाती है, जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते। अब क्या होता है, वो जीन हमारी किसके ऊपर प्रेजेंट है? एक्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये क्या हो गई? म्यूटेटेड हो चुकी है। अब म्यूटेशन हो गया तो भाई फीमेल के पास अगर म्यूटेशन भी हो जाता है तो यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम तो होता नहीं है, फीमेल के पास तो हमारे 2 एक्स क्रोमोसोम है ना। तो भाई साहब सपोज करो आपका ये म्यूटेटेड जीन यहां पे मौजूद है,
तो दूसरी वाली एक्स क्रोमोसोम तो है ना फीमेल के अंदर, भाई ये बना देगी, ये कंपनसेट कर देगी, ये उस प्रोटीन को सिंथेसिस कर देगी, जो क्लोटिंग फैक्टर्स, जिन्हें मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स बार बार कह रहा हूं, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को ये बना देगी। तो फीमेल के अंदर तो अगर म्यूटेशन भी हो जाता है तो दूसरी वाली जो एक्स है वो तो उस प्रोटीन को बना रही है ना, तो उस केस में क्या होगा कि जो फीमेल है वो अफेक्टेड नहीं होगी। वो क्या होगी? अफेक्टेड नहीं होगी। ऐसी फीमेल को हम लोग कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियर फीमेल कहते हैं। क्यों? वो खुद तो अफेक्टेड नहीं है लेकिन वो उस डिजीज को ट्रांसफर करती रहेगी। खुद अफेक्ट नहीं होगी, वो उस डिजीज को ट्रांसफर करती रहेगी अपनी अगली जनरेशंस में, और ऐसी फीमेल कैरियर कहलाती हैं। तो कैरियर फीमेल की क्या खासियत है? वो जो होगी, जैसे हीमोफीलिया के बना रहा हूं, तो XN मतलब एक जो जीन है उसका एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, और XH ये क्या होगा? एक जीन, एक जो हमारी क्रोमोसोम है इसका एक्स, वो हीमोफिलिक है। मतलब अगर ये हीमोफिलिक भी है तो ये नॉर्मल वाला तो इसको कंपनसेट कर देगा ना। तो ये जो खुद फीमेल है, ये फीमेल क्या होगी? इसके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होगा, ये अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन ये कैरी कर रही है ना भाई साहब इसको। तो ऐसी फीमेल को हम लोग कैरियर फीमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियर फीमेल कहते हैं। ठीक है। और ये जो कैरियर फीमेल्स होती हैं ये खुद तो अफेक्ट नहीं होती, दीज आर नॉट अफेक्टेड, लेकिन ये क्या करती हैं? ये इनहेरिटेंस कर देती हैं, ये इनहेरिटेंस कर देती हैं अफेक्टेड जीन का। अब मेल के साथ एक दिक्कत है, मेल के पास है केवल एक एक्स क्रोमोसोम और एक है वाई। अगर म्यूटेशन होगा तो एक ही है, दूसरा बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम दूसरा था, अगर ये हीमोफिलिक हो रही थी तो ये बचा ले रही थी उसको, क्योंकि ये वो उसको प्रोटीन को बना देगी। लेकिन मेल के पास तो दो ही ऑप्शन है, या तो नॉर्मल या अफेक्टेड। तो मेल्स का क्या होगा? या तो वो नॉर्मल होंगे या वो हमारे अफेक्टेड होंगे, मतलब हीमोफिलिक। XHY लिख रहा हूं, दो ही कंडीशन बनेगी। फीमेल में तीन कंडीशन बनेंगी। देखो फीमेल के अंदर तीन कंडीशन बनेंगी। देखो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी, क्या? ध्यान से अच्छे से साफ सुथरा करके बना देता हूं ताकि समझ में और अच्छे से आए। देखो मेल के पास और फीमेल के पास क्या कंडीशन होगी। पहले मैं फीमेल की बात करता हूं। फीमेल के पास तीन कंडीशन बनती है, या तो XN ये बिल्कुल नॉर्मल फीमेल है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। XNXH ये हमारी क्या होगी? कैरियर होगी। क्या होगी? कैरियर होगी। इसके खुद के अंदर तो डिजीज नहीं है, इसके खुद के अंदर तो डिजीज नहीं है, लेकिन वो आगे इनहेरिट कर सकती है। सपोज करो ये वाला जो जीन है ये ही इनहेरिट हो जाए मेल के अंदर, तो मेल का तो मामला खराब है। और दूसरी कंडीशन होती है XHXH, इस केस में ये फीमेल इफेक्ट हो सकती है। तो फीमेल के पास तो ऑप्शन है, लेकिन मेल के पास क्या दिक्कत है? मेल के पास एक ही दिक्कत है कि भाई उसके पास या तो XHY या तो बीमारी, या XNY। आ रही है बात समझ में? तो अगर एक्स लिंक्ड कोई डिजीज है, जो एक्स लिंक्ड कोई डिजीज है, तो उसको भी पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पहचाना जा सकता है। ठीक है, मैंने रीजन बता दिया आपको क्यों। देखो ऐसा नहीं है कि फीमेल टू फीमेल नहीं होगा, वो ट्रांसफर होगा, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी वो मेल के अंदर होने की है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे क्या होगा, ये देखिए ये फीमेल अफेक्टेड थी, ये मेल अफेक्टेड हो गया। ठीक है, और मेल से फिर क्या होता है आपका, ये अफेक्टेड हो गया। तो यहां पे पता नहीं चलेगा आपको कि ये एक्स लिंक डिजीज है या वाई लिंक डिजीज है। आप इसको क्या समझोगे? ऑटोजोम डिजीज समझोगे। क्या समझोगे? ऑटोजोम। क्यों? ऑटोजोम का भी पैटर्न ये होता है, क्योंकि ऑटोजोम तो हमारे सेक्स स्पेसिफिक है नहीं, वो फादर टू डॉटर में भी जा सकते हैं, मदर टू सन में भी जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोजोम पे है। ऑटोजोम तो भाई साहब दोनों में इक्वल है, मेल और फीमेल में दोनों ही सेम होते हैं, तो उसमें तो आप पता ही नहीं कर सकते कि ऑटोजोम लिंक्ड है। लेकिन कैसे पता किया जा सकता है उसको? उसको रैंडम पैटर्न होगा, उसको ऐसे मदर टू सन भी हो सकता है, मदर टू डॉटर भी हो सकता है, फिर
सन टू हर डॉटर भी हो सकता है, हिज डॉटर भी हो सकता है, या टू हिज सन भी हो सकता है। तो रैंडमली अभी मैं पेडिग्री सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। अब कई जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये डिजीज डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। ये डिजीज हमारे डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं, ये रिसेसिव भी होते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर कोई डिजीज हमारा, देखिए यहां पे ये डिजीज था, उसके बाद यहां एक्सप्रेस हो रहा है, बीच में जनरेशन जो है ये इसको स्किप कर दिया ना, मतलब वो डिजीज जो हमारी एक बीच वाली जनरेशन को स्किप कर दे, ऐसे डिजीज रेसेसिव होते हैं। ऐसे डिजीज क्या होते हैं? रेसेसिव होते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? हमारी जनरेशन को स्किप करके आ रहे हैं। अगर ये पैटर्न है, यहां पे देखो पहली जनरेशन में भी, दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में भी, तो ऐसे डिजीज जो जनरेशन को स्किप ना करें, जो लगातार हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखाएं, ऐसे डिजीज डोमिनेंट होते हैं, ऐसे डिजीज डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्किप कर दें बीच वाली जनरेशन को, या कोई जनरेशन को सपोज करो यहां पे नहीं था यहां पे है, तो ये ऐसे डिजीज क्या होंगे? हमारे रिसेसिव होंगे। तो ये हो गया हमारा रिसेसिव। तो आप जब भी डिजीज को लिखोगे, आगे ध्यान समझना, जब भी डिजीज को लिखोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये डिजीज का नेचर क्या है, तो आपको देख के बताना है कि भाई ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। क्या लिखोगे? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, पैटर्न को देख के लिखना है, डोमिनेंट है। अब और ज्यादा स्पेसिफिक लिखना है तो सेक्स लिंक में लिख देना कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है या वाई लिंक डोमिनेंट है, या रिसेसिव भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है? इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आइडिया दे रहा हूं, क्वेश्चन तो जब मैं सॉल्व करूंगा तब समझ में आएगी। तो आपको क्या लिखना है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इस तरीके से आपको पूरा लिखना है इसको, या वाई लिंक्ड रिसेसिव या वाई लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड डोमिनेंट, ये कुछ भी पैटर्न हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस तरीके की पेडिग्री आपसे पूछी जाएगी। ठीक है साहब। अब ऐसे ही ऑटोजोम भी डोमिनेंट या रिसेसिव भी हो सकते हैं, जैसे ये तो मैंने सेक्स लिंक्ड बताए हैं, ऐसी ऑटोजोम भी तो हैं। तो अगर ऑटोजोम का केस फंसता है तो आप लिखोगे इट इज ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज या डिसऑर्डर, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज या डिसऑर्डर। तो ये होता है हमारा पेडिग्री। अब पेडिग्री के अंदर क्वेश्चन में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कैसे निकाले जाए, तो वो भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। देखो देखो देखिए, एक मैं कंडीशन बना रहा हूं आपके सामने ये समझाने के लिए कि ये जो डिजीज है हमारा वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या उसका जो ट्रेट है वो आपका हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। तो देखो सपोज करो आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं रैंडम बना रहा हूं। अब आपसे बोलता है कोई इंडिविजुअल, इनको नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दे दो, 1 2 3
4 5 6, इसको दे दो 7 8 9, ये नाम दे दिए, ठीक है, इनको अलग अलग नाम दे दिया। अब ये बोलते हैं, देखना क्वेश्चन कितना पेचीदा है, वो बोल रहे हैं कि 5 और 3 का जीनोटाइप बता दो आप। 3 का, ये 3 है और ये 5 है, ये क्या है और पेरेंट्स क्या थे, होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं। तो अब आप देखते हो कि अगर होमोजाइगस लेता हूं मैं इस दोनों को AA और इसको AA, तो इस कंडीशन में हमारा क्या रिजल्ट बनता है। और अगर ये AA होती, देखो होता क्या है, ये कंडीशन है तो नॉर्मल इंडिविजुअल रहेगा। अलील अगर इस फॉर्म में है, कैपिटल में डोमिनेंट है, तो यहाँ पे वो प्रोटीन प्रॉपरली बन रही है तो वो नॉर्मल है। अगर यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन आ रही है तो ये हमारा क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस है तो मतलब कैरियर है, और ये कंडीशन बनती है तो ये डिजीज कंडीशन है। ये आपको दिमाग में लेके चलनी है, ये डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ये लेके चलोगे तो इसको तो ऐसे ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ये कंसीडर हम नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं है। तो हाँ, कैरियर जो होते हैं, कैरियर के लिए कोई साइन एंड कन्वेंशन नहीं है, वो आपको खुद पहचानना है। तो आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये इनके बीच में क्रॉस करके देखो, ये आपने ये ले लिया, ये क्रॉस कर लिया, ये पहला नॉर्मल, दूसरा अफेक्टेड, तीसरा नॉर्मल और चौथा अफेक्टेड। तो इस केस में आप क्या बताओगे कि भाई साहब ये वाला जो इंडिविजुअल है, चौथा वाला, ये तो हो गया AA, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया ये वाला, और इस वाले में आप नॉर्मल कर लीजिए, अभी इस वाले में आप नॉर्मल कर लीजिए। इस केस में ये वाला भी हो गया AA, और ये वाला जो है ये हो गया आपका स्मॉल a, क्योंकि अफेक्टेड केवल यही आया है। तो ये चौथा वाला अफेक्टेड कौन है, ये है, ठीक है। इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, ये अफेक्टेड है, अब इसका जीनोटाइप बताना है आपको, इस वाली जनरेशन का। तो इसको कैसे बताओगे, इसको कैसे बताओगे, तो आप इसको क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। जब इनके बीच में क्रॉस करवाओगे तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे 50% तो आ रहे हैं अफेक्टेड, तो इनमें से एक अफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और ये वाला जो हेट्रोजाइगोट है वो ये हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो कि कौन सी जनरेशन में कौन हेट्रोजाइगोट था, कौन होमोजाइगोट था, कौन डोमिनेंट था या कौन रिसेसिव था। लेकिन उसके लिए आपको खुद की अकल यूज करनी पड़ेगी। अभी जब क्वेश्चन होंगे, आज आपको करना क्या है, सारे पेडिग्री के क्वेश्चंस लगाने हैं। आज आपको सारे पेडिग्री के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप को समझ में आएगा कि क्या डिजीज है। अब आपसे यही दिखा के कोई पूछे कि इस डिजीज का आप ये बताइए कि ये डिजीज क्या है, तो आपको क्या देखना है, देखो पहली जनरेशन में कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरी जनरेशन में ये अफेक्टेड है, और तीसरी जनरेशन में ये अफेक्टेड है। तो आप बोलोगे सबसे पहले कि भाई ये रिसेसिव डिजीज है। क्या है, रिसेसिव डिजीज है। अब आपको पता तो चल नहीं रहा कि यहां से वो अफेक्टेड जीन आई है या यहां से अफेक्टेड आई है। अगर यहां पता होता कि इससे इसमें हुई है फिर इसमें हुई है, तो आप बोल देते वाई लिंक्ड रिसेसिव है, लेकिन यहां पता है नहीं, क्योंकि इस जनरेशन में शो ही नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों ही हेट्रोजाइगोट थे, मतलब कैरियर समझ लीजिए। और यहाँ पे ये जो है रिसेसिव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही जनरेशन जो है आपकी पूरी मिसिंग है, यहाँ पे लैक हो रहा है, वो डिजीज 2 जनरेशन में आ रहा है। और जब जनरेशन स्किप हो जाए तो वो डिजीज क्या हो जाता है, रिसेसिव डिजीज कहलाता है। और हर जनरेशन में होता है, अगर यहाँ पे हो जाता तो ये डिजीज क्या कहलाता, इसे डोमिनेंट कहने लगते हम लोग, क्या कहने लगते, डोमिनेंट कहने लगते। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया, रिसेसिव है। अब ये नहीं पता कि ये किससे इनहेरिट हुआ है, तो आपको क्या बताना है कि ये हमारा ऑटोजोमल, क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, क्योंकि पैटर्न कोई
पता नहीं चल रहा है कि कहां से इनहेरिट हो रहा है। हाँ, अगर ये इस तरीके से होता तो आप इसे कहते कि ये वाई लिंक्ड डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्यों हो जाता? क्योंकि हर जनरेशन में आ गया आप। और वाई लिंक्ड क्यों कहते? फादर टू सन टू हिज सन, इस तरीके से हो रहा है। तो ये आपको पहचानना है डिजीज को देख के और पेडिग्री को देख के कि ये डिजीज क्या है। ये सब बुक में नहीं दे रखा, बुक में ये सब नहीं दे रखा, पहचानने का मेथड भी नहीं बताया। बुक में इतना सा दे रखा है कि ये पेडिग्री है, ये ले लो पेडिग्री, इतना सा लिख लो। तो साइन वाइन दे रखे हैं थोड़े बहुत, ये मेल हो गई, ये फीमेल हो गई, ये आपकी मीटिंग हो गई, ये मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव हो गई, ये एक जनरेशन हो गई, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल आ गए, बस। इससे ज्यादा किताब के अंदर नहीं दे रखा। उसका इवन इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत दे रखा होगा कि भाई इट हेल्प द जेनेटिक काउंसलर टू सजेस्ट द इंटेंडिंग कपल्स कि जो अकरेंस ऑफ ट्रेट है उसके प्रोजेनी के अंदर वो किस फॉर्म में हो सकता है। वो डोमिनेंट फॉर्म में भी आ सकता है, रिसेसिव फॉर्म में भी आ सकता है, हेट्रोजाइगोटिक फॉर्म है या होमोजाइगोटिक फॉर्म है। तो ये पेडिग्री है, ये पेडिग्री है। अब पेडिग्री के क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो चलो बाद में देखते हैं, आप एक काम करो पहले लिख लो इसके बारे में कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो पेडिग्री की। लिखिए द रिप्रेजेंटेशन और चार्ट, द रिप्रेजेंटेशन और चार्ट showing family history, showing family history is called pedigree. नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, pedigree analysis is record of occurrence, pedigree analysis is record of occurrence of a trait in several generation of family, in several generation of family। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि by using pedigree analysis, by using pedigree analysis for specific trait, for specific trait or disorder, generation after generation, generation after generation, it is possible to trace, it is possible to trace pattern of inheritance, pattern of inheritance, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। लिखिए इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलर, it is useful for genetic counselor to advise intending couples about the possibility of having children, about possibility of having children with genetic defect, with genetic defect like hemophilia, like hemophilia। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज हेल्पफुल, it is helpful to study, it is helpful to study genetic traits and find out the possibility of
find out the possibility of absence or presence of that trait in homozygous or heterozygous condition, in homozygous or heterozygous condition in a particular individual, अब इसमें क्वेश्चंस खोलिए, एक बार नोट्स खोल के क्वेश्चंस खोलिए, पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें करके देखते हैं हम लोग। पेडिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें करके देखते हैं। आप एक बार चैप्टर के नोट्स को खोल लीजिए, लास्ट वाले पार्ट में चले जाइए और वहां आपको क्या देखने के लिए या समझने के लिए मिलता है तो वहां पे देखिए आप। देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135, जल्दी से खोल लीजिए क्वेश्चन को, 135वां क्वेश्चन जो है, और उसे एक बार पढ़िए, कि क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 100, ये आपका जो क्वेश्चन 135 के अगला वाला, सॉरी, इट इज 136 क्वेश्चन जो आपका गिवन है नोट्स के अंदर। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, वहां पे जो 136वां क्वेश्चन दे रखा है उसे एक बार देखिए। तो यहाँ पे एक पेडिग्री बना रखी है इन्होंने, उस पेडिग्री को समझिए। देखो यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है, ये ठीक है, और उसके बाद अब ये इन्होंने बोला है कि दिस इज द पेडिग्री ऑफ फैमिली ट्रेसिंग द मूवमेंट ऑफ जीन फॉर हीमोफीलिया, एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द डिजीज इन फैमिली। अब देखिए हीमोफीलिया जो बीमारी है, अभी मैंने जो बता रहा था, हीमोफीलिया जो बीमारी होती है या डिसऑर्डर है, इसकी जो पॉजिटिव जो जीन है वो हमारी एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा एक्स लिंक डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक्स लिंक डिसऑर्डर है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखा हुआ है कि देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पहली जनरेशन में है, दूसरी जनरेशन में किसी को नहीं है यहाँ पे, लेकिन तीसरी जनरेशन में फिर से एक मेल को हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जनरेशन स्किप हो गई बीच वाली, तो ये क्या हो गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब यहां पे हो कैसे रहा होगा, तो देखो इस क्वेश्चन को, और मैं आपको, हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन, तो इतने में ही हो गया आपका कि यहाँ पे आपका देखो ये जो फादर रहा होगा ये है एक्स एच वाई, ये फादर क्या है, एक्स एच वाई, मतलब ये हीमोफिलिक है, तभी तो ये अफेक्टेड है, तभी तो ये ब्लैक में किया हुआ है। ठीक है, ये वाली जो फीमेल है, जो ये फीमेल है, ये क्या होगी हमारी, ये हमारी एक्स एन लिख रहा हूं, दोनों नॉर्मल है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के देखिए, एक्स एच वाई जो अफेक्टेड फादर है
और XN नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा XNXH XNY, ये हो जाएगा XNXH और आपका XNY। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये जो फीमेल थी यहां पे, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कैरियर XNXH। तो ऐसी फीमेल जो खुद अफेक्टेड ना हो लेकिन वो अफेक्टेड जीन कैरी कर रही हो, वो क्या है, कैरियर है। ठीक है साहब। अब ऐसे ही ये वाली भी कैरियर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फीमेल हमारी क्या आई हैं, कैरियर आई हैं। तो ये भी हो गई XNXH। लेकिन हमें आगे का इससे मतलब नहीं है, इधर देखना है। अब ये मेल कैसे अफेक्टेड आ गया, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसकी शादी करवानी है, नॉर्मली है क्योंकि यहाँ पे कलर नहीं करा हुआ, अगर इसको डार्क कर दिया होता तो ये अफेक्टेड होता। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा आपका XNY, नॉर्मल मेल है ये क्या है, नॉर्मल मेल है। अब नॉर्मल मेल की एक अफेक्टेड सॉरी कैरियर फीमेल से मैरिज हुई है, तो ये क्या हो गया XNXH। ठीक है, यहां हो जाएगा XNY, तो यहां पे ये हो गया XHXN XHXH। ये दोनों फीमेल क्या होंगी हमारी, ये दोनों ये वाली पहली वाली फीमेल तो हमारी हो जाएगी XNXN, मतलब ये नॉर्मल नॉर्मल। दूसरी वाली क्या हो गई, कैरियर। अब दो बेटे जो होंगे वो कैसे होंगे, पहला वाला हो जाएगा XNY, ये नॉर्मल मेल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल मेल हो गया। और ये क्या हो जाएगा XHY XHY, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अफेक्टेड। तो अफेक्टेड आ गया ये, इसका क्या हो जाएगा जीनोटाइप XHY। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और मैं करवाता हूं, समय है। देखिए एक दो क्वेश्चन और देखिए, देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। अगर ये नहीं कर पाए ना तुम, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत इजी है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, लेकिन पेडिग्री का ही है, पेडिग्री का ही है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये लिखा है ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल, इसका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है ए, इसका है बी। इनकी शादी हुई, शादी होके ये पहला बच्चा हुआ मेल, इसकी ए बी ब्लड ग्रुप। ये हो गई ओ की शादी हुई ए के साथ। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे इनकी शादी हुई किसी के साथ जिससे आपकी एक ए ब्लड ग्रुप वाली फीमेल हुई। अब आपको जीनोटाइप बता दीजिए किसके साथ शादी होगी जो ए हो जाए, और यहाँ पे ओ की ए के साथ शादी होने पे पॉसिबल क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो आप फाइंड आउट करिए कि ए बी को किसके साथ क्रॉस कराया जाए कि हमारा ए ब्लड ग्रुप हो। तो आप ध्यान से समझिए, आप दिमाग से सोचिएगा, ये ए बी हो गया। अब मैं ए बी को सबसे पहले, ए बी को अगर मैं ओ के साथ क्रॉस कराता हूं तो ओ की जीन होती है आई, स्मॉल आई। तो अगर मैंने यहाँ पे आई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए आई, बी आई, फिर से ए आई और बी आई। यहाँ पे ये वाला ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी के केस में।
और दो तो इंडिविजुअल आ रहे हैं ना हमारे, जिसका ए ब्लड ग्रुप है, तो इसका ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। उसके अलावा आप ए से करके देखिए, ए का अगर ब्लड ग्रुप आई लेके चलें, तो आप जब क्रॉस करेंगे तो ए बी आई, तो तीसरे वाला केस देखिए जहां पे आई वाला, जो आई और आई बी, ये दोनों आई, मतलब ये वाला ब्लड ग्रुप भी 25% प्रोबेबिलिटी आ रही है कि ये ब्लड ग्रुप बन जाए। आ रही है बात समझ में? और ओ का ए के साथ मैरिज होगी तो क्या ब्लड ग्रुप आ सकता है? तो आप ध्यान से सुनिए, ओ की अगर ए के साथ शादी होती है तो क्या ब्लड ग्रुप आएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, आप ये देखिए कि ये जो ए है, ए की दो फॉर्म हो सकती है, या तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हो या ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो आप दोनों से ही क्रॉस करके रख लीजिए, आई ए और यहां पे हो जाएगा स्मॉल आई, चारों में ही ए ब्लड ग्रुप आएगा। तो ये वाला ए हो गया। और अगर स्मॉल आई ये वाला हो जाता है आई और यहाँ पे आई, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ओ जाएगा, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, ठीक है। तो यहाँ पे ओ हो सकता है, ओ भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को पेडिग्री वालों को सॉल्व करना है। और आज इंटरनेट पे जितने भी पेडिग्री के क्वेश्चन हैं आपको सब लगाने हैं, नहीं तो मैं भी फोटो खींच के खूब सारे भेज दूंगा ग्रुप में। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मुझे बताना है, नहीं तो मैं कल पूछूंगा सबसे माइक हटा के। आज भेज दूंगा ग्रुप में, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, पेडिग्री जितने भी मैं डालूंगा, अभी डाउनलोड करता हूं और डाल रहा हूं, सारे सॉल्व करने कॉपी में, और कल पूछूंगा मैं। और डाउट सेशन रखा जाएगा ग्रुप में, एक बार मैं डेट बता दूंगा आपको, और मॉर्निंग के टाइम पे रखूंगा। सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके चैप्टर के, जितने भी पीछे दे रखे हैं इस चैप्टर के सारे, और अपने डाउट्स भी रखने हैं, क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करने हैं। मेरे डाउट बताने से नहीं होगा, खुद डाउट लेके आओ।